Hello and welcome to my YouTube channel Krishna Law Classes. Today we are going to most important MCQs of Limitation Act 1963. So let's start. Question 20 क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियो में कवर करके थे. अब नेक्स्ट चलते हैं क्या नहीं आते हैं. तो ये हम कहाँ देखते हैं सेक्शन 6 में क्या क्या आता है. उसमें अप्राप्त में आता है, पागल आता है, जड़ आता है और दिवालिया, अकिंचन, सजायकता, असाध्य, कुष्ठ रोग से पीड़ित ये तीनों नहीं आते हैं. ठीक है, ऊपर वाले तीन पागल, अप्राप्त, पागल, जड़ आते हैं और इसमें क्या ये तीनों नहीं आते, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8. नेक्स्ट क्वेश्चन है परिसीमा के अभिभाग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है. ठीक है, नंबर 1 है दोनों पक्षकार द्वारा परस्पर सहमति से परिसीमा का अभित्यंजन किया जा सकता है. क्या किया जा सकता है क्या सोचिए. नंबर 2 है पक्षकार द्वारा लिखित अभिभाग द्वारा परिसीमा का अभित्यंजन किया जा सकता है. एक पक्षकार के द्वारा किया जा सकता है. और नंबर 3 है न्यायालय न्याय हित में अपने विवेकानुसार परिसीमा की अवधि को नज़रअंदाज कर सकता है. बताइए क्या कर सकता है न्यायालय ऐसा. या फिर ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं. तो आंसर गैस कीजिए. आंसर इसका 4 उपरोक्त में से कोई नहीं कर सकता. ना तो पक्षकार दोनों मिलकर, ना ही अकेले और ना ही न्यायालय परिसीमा अवधि को नजरअंदाज कर सकता है. ओके. सेक्शन नंबर 23 है धारा 4 से 24 परिसीमा अधिनियम के अधीन विहित काल के पश्चात प्रत्येक वाद, अपील या आवेदन, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, कर दिया जाएगा यदि प्रतिरक्षा के तौर पर परिसीमा की बात नहीं उठाई गई हो. तो क्या कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा. न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है या फिर स्वीकार कर लेगा या फिर डिक्री देगा. तो बताइए धारा 4 से 24 के अधीन क्या करेगा कोर्ट. ऑप्शन गैस कीजिए. तो इसका आंसर हो जाएगा ए, खारिज कर देगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3. ओके. अब चलते हैं नेक्स्ट. 24 कहता है जब वाद, अपील या आवेदन के लिए विहित काल का अवसान किसी ऐसे दिन होता हो जिस दिन न्यायालय बंद हो, तब वाद, अपील या आवेदन को उस दिन संस्थित किया जा सकेगा जिस दिन. कब से हो संस्थित किया जाएगा. यदि वाद, अपील या आवेदन के लिए जो विहित काल है का अवसान हो रहा है जिस दिन, और अगले दिन उसे आवेदन करना है, तो किस दिन किया जाएगा, वाद संस्थित किया जा सकेगा. ऑप्शन 1 है जिस दिन न्यायालय जिस दिन न्यायालय फिर से खुले और जिस दिन न्यायालय का नियमित पीठासीन अधिकारी स्वयं न्यायालय में उपस्थित हो या संबंधित न्यायालय की अनुमति से किसी भी दिवस पर या पीले न्यायालय की अनुमति से किसी भी दिवस पर. कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, पढ़ते आ रहे हैं. बताइए आंसर गैस कीजिए आप क्या होगा. इसका आंसर है एक, जिस दिन न्यायालय फिर से खुले. सिंपल सी बात है, उसी दिन होगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है. क्वेश्चन नंबर 25 बात करता है इस अधिनियम की धारा 6 या 7 की कोई भी बात प्रवर्तित कराने के वादों को लागू नहीं होगी. तो 7 सेक्शन 7 के अंतर्गत क्या प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है. नंबर 1 दाम्पत्य अधिकारों को, शिफाधिकारों को, मौलिक अधिकारों को, सिविल अधिकारों को. आंसर गैस कीजिए. ऑप्शन मैंने बता दिए हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा शुभाधिकारों को. याद कर लेना सेक्शन 7 शुभाधिकारों को लागू नहीं होती, वहाँ पर ये शुभाधिकार लागू नहीं कराए जा सकते. क्वेश्चन नंबर 26 है जहाँ एक बार समय चलना आरंभ हो जाए वहाँ पाश्चिक निर्योग्यता या योग्यता से वह रुकेगा कि नहीं रुकेगा. नहीं रुकता है या रुक जाता है, न्यायालय के आदेश से रुक जाता है, पक्षकारों की परस्पर सहमति से रुक जाता है. आंसर गैस कीजिए. तो नहीं रुकता है. जहाँ एक बार अगर कहीं समय चलना आरंभ हो जाए तो बिल्कुल नहीं रुकेगा. ये हमने कहाँ देखा था, सेक्शन 9 में. अब चलते हैं सेक्शन 27. क्वेश्चन 27 सॉरी. परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 12
सब क्लोज 1 के अंतर्गत वह दिन परिसीमा की अवधि की संगणना करने में अपवर्जित कर दिया जाएगा। कौन सा दिन अपवर्जित किया जाएगा? नंबर 1, जिस दिन विधिक निर्योग्यता समाप्त होती है या जिससे परिसीमा अवधि प्रारंभ होती है, या जिससे ऐसे परिसीमा काल की संगणना की जानी है, या जिससे परिसीमा अवधि समाप्त होती है जिस दिन वह बाधा हेतु उत्पन्न हुआ था। आंसर गैस कीजिए। आंसर हो जाएगा इसका 3, जिससे ऐसे परिसीमा काल की गणना की जानी है। जिस दिन से गणना की जानी है उसी दिन वह दिन एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। कॉमन सेंस का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 बात करता है किसी अपील के लिए अथवा ऐसे आवेदन के लिए जो अपील की इजाजत या पुनरीक्षण के या किसी निर्णय के पुनर्वलोकन के लिए हो, परिसीमा काल की संगणना करने में वह दिन जिस दिन परिवादित निर्णय सुनाया गया था तथा उस डिक्री या दंडादेश के आदेश की जिसकी अपील की गई है या जिसका पुनरीक्षण पुनर्विलोकन इप्सित है, अपवर्जित कर दिया जाएगा। कौन सा दिन अपवर्जित होगा? जिस दिन कानूनी सलाह हेतु लिया गया अपेक्षित समय। कौन सा समय होगा? कानूनी सलाह हेतु लिया गया समय, या प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय, या संबंधित समस्त सरकारी दस्तावेज अभिप्राप्त करने के लिए समय, या फिर उपरोक्त सभी। आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने आंसर गैस कर लिया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, जो कहता है कि किसी पंचाट के अपास्त किए जाने के लिए आवेदन की परिसीमा काल की संगणना करने या पंचाट की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा। यह प्रावधान परिसीमा अधिनियम की कौन सी धारा में से उल्लिखित किया गया है? जो अवार्ड्स को सेट असाइड करने के लिए जो प्रावधान है वो कहाँ पर है? ऑप्शन है नंबर 1 धारा भारत 3 में, ठीक है। सेट असाइड ऑफ अवार्ड के जो टाइम है वहाँ एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सेक्शन नंबर 30 बात करता है परिसीमा अधिनियम की धारा 12 सब क्लोज 2 में प्रयुक्त शब्दावली प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय का क्या अर्थ है? नंबर 1, वास्तविक समय, न्यूनतम समय, अधिकतम समय या युक्तियुक्त समय। आंसर गैस कीजिए। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, वास्तविक समय, सब धारा 12 सब क्लोज 2 के अनुसार। अब देखते हैं परिसीमा अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत उन दशाओं में समय का वर्जन किया जाना बंधित किया गया है जहां अकिंचन के रूप में वाद लाने या अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन किया गया हो। तो अकिंचन के लिए हमने कहाँ देखा था? ऑप्शन नंबर 1 है धारा 12, धारा 13, धारा 14, धारा 15। आंसर गैस कीजिए। तो ये हो जाएगा सब कुछ टू धारा 13। ओके। सेक्शन नंबर 32 कहता है वो क्वेश्चन, धारा 14 परिसीमा अधिनियम के तहत बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई में लगे समय का वर्जन होता है। इस धारा में बंधित अधिकारिता की कमी का आशय कौन सी अधिकारिता से है? तो कौन सी जुरिडिक्शन की बात करता है? सेक्शन 14। नंबर 1 आर्थिक, नंबर 2 प्रादेशिक, नंबर 3 विषय वस्तु संबंधित, नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं, या 1 अथवा 2 अथवा 3। बताइए। आंसर गैस कीजिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, 1 अथवा 2 अथवा 3, यानी कि तीनों, आर्थिक, प्रादेशिक, विषय वस्तु संबंधित। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर, जो कहता है इस अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान किस पर लागू नहीं होते हैं? सॉरी, धारा 15 के प्रावधान किस पर लागू नहीं होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि 15 के जो प्रावधान है किस पर लागू नहीं होते हैं? वाद पर, डिग्री के निष्पादन पर, अपील पर, या उपरोक्त सभी पर। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव में पूछा लागू नहीं होते हैं तो ऑप्शन दे दिए। आंसर गैस कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अपील पर लागू नहीं होते हैं। कहाँ लागू होते हैं? वाद और डिग्री के निष्पादन पर। तो अच्छे से याद रखना इसे, 15 के प्रावधान अपील पर लागू नहीं होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 34 जो कहता है धारा 15 के अंतर्गत किन मामलों में समय का प्रयोजन उल्लंघित किया गया है। किन मामलों में समय का प्रयोजन उल्लंघित किया गया है। नंबर 1 सूचना की कालावधि यानी नोटिस की, और पूर्व सम्मति या मंजूरी प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय, वह कालावधि जिसके दौरान व्यादेश या आदेश द्वारा कार्यवाही रोक दी गई थी। यह उपरोक्त सभी के लिए। आंसर गैस कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए। ये हमने देखा था, लिमिटेशन एक्ट पढ़ा था। तो अब चलते हैं सेक्शन 35 जो परिसीमा अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत किसी डिग्री के निष्पादन में हुए विक्रेता द्वारा कब्जे के लिए बाद की परिसीमा काल की संगणना में उतना समय प्रवर्जित किया जाएगा जिसके दौरान विक्रय अपास करने हेतु तो कोई कार्यवाही अभियोजित की जाती रही हो। तो ये कौन से सेक्शन के कौन से उपसेक्शन में दिया गया है उपधारा में। तो नंबर 1 धारा 15(1) में, धारा 15(2) में, धारा 15(3) में, धारा 15(4) में। ये कह रहा है कि परिसीमा अधिनियम की जो अंतर्गत किसी डिग्री के निष्पादन में वह विक्रय के क्रेता द्वारा कब्जे के लिए बाद की परिसीमा काल की संगणना करने में उतना समय प्रवर्जित किया जाएगा जिसके दौरान विक्रय पास कराने तो कोई कार्रवाई अभियोजित की जाती रही। तो ये धारा 15 के कौन से उप सेक्शन में है, उपधारा में है। आंसर गैस कीजिए। तो ये हो जाएगा 15 सब क्लोज 4। 36 बात करता है वाद संस्थित करने या आवेदन करने का अधिकार प्रोद्भूत होने से पहले ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में परिसीमा काल की संगणना करने में परिसीमा काल की संगणना उस समय से की जाएगी जब नंबर 1 मृतक का विधिक प्रतिनिधि वाद संस्थित करने या आवेदन प्रस्तुत प्रतिनिधि जन्म होता है, वसीयतनामा मुख्तारनामा लागू किया जाएगा या उपरोक्त सभी। तो ये कह रहा है कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती है जिससे अधिकार उत्पन्न होता है तो क्या होगा। तो इसके ऑप्शन मैंने बता दिया। आंसर गैस कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मृतक का विधिक प्रतिनिधि वाद संस्थित करने या आवेदन प्रस्तुत करने के लिए समर्थ हो जाता है तब उस समय को अप्रोचित कर दिया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 धारा 17 कपड़े या भूल के प्रभाव से संबंधित प्रावधान है। धारा 17 किस पर लागू नहीं होती है। नंबर 1 वाद पर, इजराई की कार्रवाई में प्रस्तुत आवेदन या अपील उपरोक्त सभी। बताइए धारा 17 किस पर लागू नहीं होती है। तो ये लागू नहीं होती है अपील को। 15 भी अपील को लागू नहीं हो रही थी, धारा 17 भी नहीं। वाद को लागू हो रही है, इजराई की कार्रवाई प्रस्तुत करने के लिए आवेदन को लागू हो रही है, याद रखना। अब है क्वेश्चन नंबर 38 अभिस्वीकृति की तारीख से नया परिसीमा काल संगणित किया जाएगा। ऋण की अभिस्वीकृति की वैध शर्तें क्या है। नंबर 1 संपत्ति या ऋण संबंधी दायित्व की स्वीकृति, वर्तमान में विद्यमान दायित्व की भी स्वीकृति होनी चाहिए, अभिस्वीकृति का आशय स्पष्ट होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो आंसर गैस कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान में विद्यमान दायित्व की भी स्वीकृति होनी चाहिए। जो वर्तमान में विद्यमान दायित्व है उसकी भी स्वीकृति होनी चाहिए, इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है किसी वैध अभिस्वीकृति की यह एक आवश्यक शर्त नहीं है। इसकी जो शर्त दी गई है उनमें से कौन सी इसमें नहीं है। लिखित में होनी चाहिए, संबंधित व्यक्ति स्वयं के द्वारा या उसके हाथ से लिखी जानी चाहिए, संबंधित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए, वेद काल के अवसान के पूर्व अभिस्वीकृति होनी चाहिए। बताइए इसका आंसर गैस कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 संबंधित व्यक्ति स्वयं के द्वारा उसके हाथ से लिखी जानी चाहिए। ये कह रहा है सेक्शन 18। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। जो व्यक्ति दायित्वाधीन है उसके अभिकर्ता द्वारा अभिस्वीकृति की जा सकती है क्या। नेक्स्ट ऑप्शन है वित्त काल के अवसान के पश्चात अभिस्वीकृति करने से अभिस्वीकृति की तारीख से परिसीमा नहीं बढ़ती। ऐसा है क्या, पढ़ा था आपने, याद होगा। और वित्त काल के अवसान के पूर्व अभिस्वीकृति करने से अभिस्वीकृति की तारीख से नया परिसीमा काल आरंभ हो जाता है। ओके, ये भी आपने पढ़ा था। आई होप आपने आंसर गैस भी कर लिया होगा। 4 कह रहा है जो व्यक्ति दायित्वाधीन है उसके मित्र, रिश्तेदार, स्वामी या सेवक द्वारा अभिस्वीकृति की जा सकती है। आप आंसर गैस कीजिए क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 4 जो व्यक्ति दायित्वाधीन है उसके मित्र, रिश्तेदार, स्वामी या सेवक द्वारा अभिस्वीकृति की जा सकती है। तो ये नहीं होगा, बाकी सब
होंगे वो गलत है। यानी कि जो व्यक्ति दायित्वधीन है उसके अभिकर्ता द्वारा विस्वीकृति भी की जा सकती है, ठीक है। एजेंट कर सकता है, हमने देखा था, ठीक है। कहाँ देखा था? सेक्शन 18 में। और विहित काल के अवसान के पश्चात अभिस्वीकृति करने से अभिस्वीकृति की तारीख से परिसीमा नहीं बढ़ाई जा सकती, ठीक है। जो परिसीमा काल है वही रहेगा, बढ़ाई नहीं जा सकती। और विहित काल के अवसान के पूर्व भी स्वीकृति करने से स्वीकृति की तारीख से नया परिसीमा काल आरंभ हो जाता है। तो ये थे आज का हमारा 20 क्वेश्चन का सेट। नेक्स्ट करेंगे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आगे वीडियो बनाए या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।